जैसा 2025 में नीट का पेपर आया था, अगर उस तरह के कुछ बहुत डिफिकल्ट या लीक से हट के क्वेश्चंस आ गए तो क्या हमारे सारे बच्चे उसको कर पाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को जो है चैलेंज करेगा। अगर आपकी टॉपिक की कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो उन कॉन्सेप्ट को सही भी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, प्लस का क्यू चार्ज जो है सर वो v वेलोसिटी से इसमें एंटर करता है। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहा है तो ट्रेजेक्टरी कैसी रहेगी? ट्रेजेक्टरी रहेगी भाई साहब अपनी कैसी, पैराबोला। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का पेन किलर सीरीज में स्वागत करता हूं। बच्चों ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जिन बच्चों को नहीं पता कि पेन किलर सीरीज में क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, तो मैं उनको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। बच्चों इस सीरीज में नीट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए हमने ऐसे कुछ टॉपिक्स चुने हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, या हम ये मानते हैं कि जैसा 2025 में नीट का पेपर आया था, अगर उस तरह के कुछ बहुत डिफिकल्ट या लीक से हट के क्वेश्चंस आ गए तो क्या हमारे सारे बच्चे उसको कर पाएंगे। बच्चों ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि उनका एक बेसिक लेवल पर चीजें तैयार हैं और कुछ मल्टीपल टॉपिक्स को मिक्स करके थोड़ा फ्यूजन बना के कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस सीखे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। अगर आप में भी वो जज्बा है, वो दम है, तो भाई ये सीरीज आपके लिए है। ठीक, इस सीरीज में जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं आप उनको जाकर पीडब्ल्यू ऐप पर भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री बैच है। वहां पर आपको इस सीरीज से रिलेटेड जो भी इन टॉपिक्स पर जो बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, उसका असाइनमेंट भी मिलेगा। तो आप ऐप पर जाकर एज ए फ्री बैच इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता कि भाई पीडब्ल्यू क्या है, वैसे मुझे लगता नहीं कि यार किसी को पता नहीं होगा। पीडब्ल्यू एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी बच्चे बिल्कुल फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं और चाहते हैं कि यार कुछ उन्हें ऐसा कंटेंट मिले जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स कर और बहुत सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देता हुआ कुछ ऐसा कंटेंट मिले, तो जी हां बच्चों आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम लोग यहां पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन टॉपिक्स को कवर करते हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं यार, ये पूरा कोई वन शॉट नहीं है। ये कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत बेसिक से हम बात करेंगे, लेकिन हाँ एक छोटा रिवीजन मैं आपको दूंगा। लेकिन हाँ इसमें जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे, डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को जो है चैलेंज करेगा। अगर आपकी टॉपिक की कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो उन कॉन्सेप्ट को सही भी करेगा। इसकी ब्यूटी यही है कि क्वेश्चंस के माध्यम से भी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को रिफाइन करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे, कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं उनको ठीक करेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, जी हां इस सेकंड चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं और कुछ फर्स्ट चैप्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंबाइंड जो है उसकी अगर हम बात करें तो इस लेक्चर में क्या कवर होने वाला है, तो भाई कुछ एक एक टॉपिक कवर नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें कवर होने वाली हैं और इसको हमने मिक्स किया है थोड़ा 11th के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग चार्ज ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है चार्जेस के साथ में ऑसिलेशंस अगर हो रहे हैं उसका कुछ मिक्स करके कॉन्सेप्चुअल क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस तरह की चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ कनेक्टेड टॉपिक्स भी देखेंगे कि अगर एक तरह की प्रॉब्लम आपने समझ ली तो उससे रिलेटेड दूसरी भी वैसी बनेगी, तीसरी भी वैसी बनेगी, चौथी भी वैसी बनेगी। देखने में हो सकता है वो क्वेश्चन बड़ा लगे, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम अगर आपको पता है कि कैसे सॉल्व होगी तो बाकी की प्रॉब्लम उसी से कनेक्टेड होंगी। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रो ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे बन रही है इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, पैराबोला जैसे बनता था प्रोजेक्टाइल मोशन में, कुछ उसी तरह की चीज जो है हम लोग यहां पर भी देखेंगे, यूनिफॉर्म फील्ड में भी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी, और साथ ही इफेक्टिव ग्रेविटी की ग्रेविटी अगर चेंज हो जाए उसके साथ में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मिक्स करके
किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह की टेक्निक लगाकर क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। अगर हमारे क्वेश्चंस को देखने का नजरिया सही है तो हम बहुत फटाफट तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। लीकेज ऑफ चार्ज, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था। इरोडोव का एक क्वेश्चन है, उससे जो है वो प्रेरित क्वेश्चन कह सकते हैं, उससे मिलता जुलता वो क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन है। उस पर बेस्ड भी हम लोग यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जिस भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस सीरीज में बेटा हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी करेंगे कि अगर मैं मान रहा हूं कि यार नीट में जैसा इस बार एक क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस हुआ कि वो ट्रेजेक्ट्री पूछ ली थी उसने, या सॉरी जो सरफेस का शेप पूछ लिया था किस तरह का बन रहा है, ठीक है, मेनिस्कस के बारे में। अगर उस तरह का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमारा जो मोटिव है इस सीरीज में कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो तो बच्चे इतने वेल प्रिपेयर्ड हो कि इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाए। तो जी हां, अगला टॉपिक जो इसमें हम लोग कवर करेंगे उसमें मिक्स करेंगे वर्क के कॉन्सेप्ट, एनर्जी के कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेल्फ एनर्जी जो है उसके कॉन्सेप्ट, और इन सारे कंजर्वेशन ऑफ लॉज जो हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनको कंबाइंड करके कैसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो बहुत पावर पैक लेक्चर है ये, बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें इसमें अपन डिस्कस करेंगे, और हर एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है चार्ज ऑसिलेशन। ठीक है, तो भाई बेसिक बात पहले समझ लेते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है। कुछ हल्का फुल्का जहां आपको रिवीजन की भी नीड है वहां कुछ रिवीजन भी दे देते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं एसएचएम में, तो एसएचएम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, मैं फटाफट से बता देता हूं कि अगर फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आपका किसी फोर्स कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनलिटी में बन गया, मतलब कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल आ गया आपके माइनस ऑफ एक्स, माइनस एक्स सिर्फ ये दिखा रहा है कि रिस्टोरिंग है फोर्स, तो आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस केस में बन जाता है 2 पाई रूट ऑफ m बाय के। के आपका क्या है, के यहां पर आपकी बात करें तो के आपका यहां पर फोर्स कांस्टेंट है। तो समहाउ अगर मैं फोर्स कांस्टेंट को निकाल लूं, ठीक है, तो हम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें सबसे पहली एक बेसिक प्रॉब्लम लेके चलता हूं और फिर उससे और कनेक्टेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जा सकती हैं, देखिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना यार। एक हो सकता है आपने एक क्लास में किया हो, लेकिन इससे जब मैं कनेक्ट करूंगा उसमें आपको मजा आ जाएगा। यहां पर एक मान लो ये चार्ज रिंग है, और इस चार्ज रिंग में चार्ज मैंने मान लिया कि भाई प्लस का क्यू है, रिंग की रेडियस आर है, और इसके नियर में एक्सिस पर, इसकी एक्सिस पर नियर में एक माइनस स्मॉल क्यू चार्ज जो है क्लोज टू द रिंग, रिंग के बहुत पास में, इस पर मैंने एक चार्ज रख दिया। और अब मुझे पूछ रहा है कि यार अगर ये जो डिस्टेंस है इससे x दूरी पर रखा है, ठीक है, और ये जो x है ये काफी छोटा है इसकी रेडियस से, तो क्वेश्चन कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगा। पहला सवाल तो ये उठता है कि भाई टाइम पीरियड क्या होगा, और होगा भी कि नहीं होगा। तो पहले तो अपने को ये देखना है। अब अगर आप देखो तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण जो है इस तरफ होगा, ई रिंग कह दिया मैंने उसको। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और हमको पता है कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब कि इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो भाई ये यहां से फोर्स के कारण इधर जाएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहां पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी आ चुकी है तो ये उस वेलोसिटी के कारण नीचे जाएगा, और जैसे ही नीचे पहुंचेगा यहां पर इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होगा,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो एक कंडीशन जरूर ये बन सकती है कि रिंग के ऊपर नीचे डायरेक्शन में ये लगातार इस तरह से ऑसिलेट करता रहे, और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें निकालना है। अब टाइम पीरियड जो है वो हम कैसे निकालें? अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है। अगर हम इस रिलेशन का कुछ बना लें और यहां पर हम फोर्स कांस्टेंट निकाल लें, मतलब हम फोर्स का एक्स के साथ रिलेशन बना लें, ये एक्स, और ये हो गया क्योंकि यहां नेट फोर्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये इसकी मीन पोजीशन बन सकती है। तो अगर मैं फोर्स निकालूं तो कितना होगा, फोर्स ऑन चार्ज देख लूं कि भाई ये कितना है, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू पर कितना है, सिर्फ उसकी वैल्यू देखूं तो कह सकता हूं कि वो फोर्स जो होगा वो Q इंटू ई किसके कारण, ई रिंग के कारण, खुद के फील्ड के कारण। देखो चार्ज खुद पे ही तो फोर्स लगा नहीं सकता है, तो रिंग के फील्ड के कारण क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ठीक बात है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का क्या होगा? अब देखिए बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज होंगी क्वेश्चंस में। रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर जो होता है उसका फार्मूला देखो भाई फटाफट क्या होता है, आप भी साथ के साथ क्वेश्चंस लिखो, सॉल्व करो। क्या होता है वो फार्मूला? होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यार ये बड़ा फेमस फार्मूला है, ठीक है। अब ये आपको अगर याद है तो अब देखना मैं इससे कनेक्टेड और कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको इसी एक फंडे से जो यहां बता रहा हूं उससे जोड़ दूंगा, देखते रहना। चलो भाई फोर्स कितना हो गया, फोर्स की बात कर ले तो क्यू, ई रिंग की वैल्यू डाल दी, हो गया के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ऑसिलेशन तो होंगे, मगर क्या इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। किसी ने कहा सर है तो, अरे ध्यान से देख भाई नीचे भी है, ये नीचे दिख रहा है एक्स स्क्वायर का पड़ा हुआ और इधर 3/2 पड़ा हुआ है, तो एफ प्रोपोर्शनल एक्स अभी नहीं है। मगर क्वेश्चन ने एक कंडीशन दे दी है कि एक्स जो है वो बहुत छोटा है आर के, मतलब नियर टू द रिंग है। इस बात को ऐसे लिखने की बजाय ऐसा भी बोल देता है कभी कभी, नियर टू द रिंग। तो अगर इस तरह का भी बोल देता है तो इसका मतलब भी है कि हम एक्स बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को देखा जाए तो एक्स बहुत छोटा है, क्या लगभग बराबर आर स्क्वायर के ही लिखा जा सकता है। और जैसे ही हम इसको आर स्क्वायर के बराबर लिखते हैं तो एफ बराबर, आप देखिए एफ बराबर कितना हो गया, के क्यू क्यू एक्स बाय, यहां पर इसकी जगह आर स्क्वायर आ गया और ये पावर हो गई बेटा 3/2, तो एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया के क्यू क्यू बाय आर क्यूब इंटू एक्स। सर माइनस साइन तो आया नहीं, माइनस साइन सिर्फ एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वेक्टर क्वांटिटीज में हमने अलग से ही समझ में आ रहा है कि भैया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इधर जाएगा, जैसे नीचे जाएगा फिर ये अट्रैक्ट करेगा, ऊपर जाएगा तो ऐसे 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 करके ये इसके ऊपर क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन क्योंकि इस कंडीशन के कारण फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि ये सारा टर्म कांस्टेंट है, के 1/4πε0 है, तो ये सारा टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि भाई फोर्स कांस्टेंट अगर मैं कंपेयर करूं, फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, तो फोर्स कांस्टेंट कितना हो गया, तो बेटा इस के को कंफ्यूज मत करना फोर्स कांस्टेंट से, ये के 1/4πε0 है, ठीक। तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, कंपैरिजन करोगे तो फोर्स कांस्टेंट ये निकल कर आ जाएगा। फोर्स कांस्टेंट एफ प्रोपोर्शनल एक्स को अगर देखोगे तो ये फोर्स कांस्टेंट आ गया, और कितना आ गया फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट आपका आ गया के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। और अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास हमको कह दिया है कि m है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t हो जाएगा 2π√m/k, और ये k फोर्स कांस्टेंट है तो मैं फोर्स कांस्टेंट ही लिख देता हूं।
और आराम से आप निकाल सकते हो। अब तो हो गया 2 पाई रूट ऑफ m बाय फोर्स कांस्टेंट अगर देखो तो पीछे कितना निकला, के क्यू बाय आर क्यूब। तो बन गया के क्यू बाय आर क्यूब ऊपर जाएगा। ये हमारा टाइम पीरियड का रिलेशन बन गया रिंग पर जो चार्ज पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करेगा उसके टाइम पीरियड का। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के कैसे और पूछ सकता था ये भी समझना। ये ऐसे भी पूछ सकता था कि एक रिंग है, देखना कॉन्सेप्ट पूरा जोड़ के पढ़ेंगे। एक रिंग है और रिंग के पास में नियर टू द रिंग इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है और इस पर कोई चार्ज माइनस क्यू है, और ये कह दिया कि नियर टू द रिंग माइनस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। अब देखना थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया। और इसमें मेरे से इसने बोल दिया कि भाई साहब इनिशियली यहां पर था और सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। कह दे दिया इसने इनिशियल चार्ज एट, इस पॉइंट को ए कह देते हैं, पॉइंट टाइम टू रीच चार्ज माइनस क्यू एट ओ। उसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। नियर टू द चार्ज, नियर टू द रिंग बोल दिया है और इनिशियली चार्ज यहां पर है, इनिशियली चार्ज यहां पर है और कह दिया है कि रेस्ट पर है। अब सोचो कि यहां से यहां तक का टाइम कैसे निकलेगा। लगातार फील्ड वेरी कर रहा है, फील्ड वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा, एक्सेलरेशन वेरी कर रहा होगा तो इतना सीधा है नहीं उसको निकालना अगर हम काइनेमेटिक्स से निकालने की कोशिश करें। लेकिन देखो एसएचएम के कॉन्सेप्ट से लगा के हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम। ये पोजीशन इसकी कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन इसकी कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन इसकी मीन पोजीशन है। अब ये पोजीशन अगर इसकी मीन पोजीशन है तो आप एक बात सोच कर देखो, ये पोजीशन हमारी मीन पोजीशन है और एक टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब अगर इसने यहां से स्टार्ट किया तो यहां से आया बेटा यहां तक, इसके बाद आया नीचे अपने एक्सट्रीम पर पहुंचा होगा, इसके बाद गया ऊपर और फिर ऊपर। तो ये पूरी एक इसकी साइकिल हुई। इस पूरी साइकिल का टाइम कितना दिया हुआ है, वो टी दिया हुआ है, वो यही निकलेगा। और मेरे को कहां से कहां तक निकालना है, मेरे को निकालना है एक्सट्रीम से मीन तक, एक्सट्रीम से मीन तक। तो वो कितना होता है, एसएचएम में पढ़ा हुआ है कितना होता है भाई, वो होता है कितना, वो हो जाएगा आपका T/4। तो हो गया खत्म, आंसर क्या आया, खत्म भैया, खेल खत्म। टी की वैल्यू ऊपर से उठा के डाली, सीधे आंसर मिल गया कितना। तो देख रहे हैं एसएचएम के कॉन्सेप्ट से आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है और 2 लाइन में क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होता है। सर इससे कनेक्टेड और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अब देखो यार, ये फार्मूला अगर तुमको नहीं आता है तो फिर आप गलत जगह पर बैठे हुए हो, आप ये लेक्चर मत देखो, मैं साफ बता रहा हूं, ठीक है। ये कैसे आया है, कहां से आया, आप गलत जगह पे हो। फिर ये फार्मूला बता है तो अब इससे रिलेटेड और क्या क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं। मजा तो इसी का है कि कनेक्ट कैसे करते हैं। फिजिक्स में कनेक्ट करना जिसको आ गया उसके लिए सब्जेक्ट बचता नहीं है। देखते जाना अभी जरा कैसे जोड़ते हैं इसको, कैसे जोड़ते हैं इसको दूसरे टॉपिक्स के साथ में। सुनना मेरी बात को बेटा, एक क्वेश्चन मैंने सीधा सीधा पूछ लिया और सुनो, एसएचएम तो छोड़ो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी में जुड़ जाएंगे। 2 चार्ज दे दिए मैंने यहां पर ऐसे, इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज है Q, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। इसके सेंटर से बाइसेक्ट करता हुआ इसकी बाइसेक्टर लाइन पर कह रहा है कि नियर टू, ये जो एक्सिस है, एक चार्ज रखा हुआ है -Q, कितनी दूरी पर, x दूरी पर। और क्वेश्चन कहता है x जो है वो बहुत छोटा है D से।
पहले तो सोचकर ये बताओ कि ये जाएगा कहां अगर ऐसी सिचुएशन पे रखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यार ये भी जो है इनके अट्रैक्शन के कारण नीचे की तरफ जाएगा और जैसे ही इसको क्रॉस करते हुए यहां पहुंचेगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। जैसे ही नीचे क्रॉस करेगा फिर से ये ऊपर अट्रैक्ट होगा, तो ये भी क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। और क्वेश्चन कहता है फाइंड सर ये तो अलग क्वेश्चन दे दिया आपने, आप तो कह रहे थे उसी की तरह कनेक्ट करके पढ़ाओगे। बेटा ये भी वही है, ये भी वही है, और अभी इसके जैसे 4 और बनाऊंगा, देखने में अलग लगेंगे लेकिन है सब वही, सेम ही क्वेश्चन है। अगर इसको मैं वेक्टर से सॉल्व करने बैठा तो रात हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कंफ्यूज जाओगे कहां कौन एंगल गया, लेंदी भी जाएगा। यही क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है, 30 सेकंड से चौथा सेकंड नहीं लगने वाला है। कैसे? अगर आप ये देख पाओ कि ये भी वैसी ही सिमेट्री फॉलो कर रहा है जैसी रिंग का फील्ड फॉलो कर रहा था, तो अगर मैं इस एक्सिस पर चाहूं तो बिल्कुल रिंग जैसा मानते हुए कैसे कि अगर मैं एज्यूम कर लूं कि भाई ये रिंग जैसा ही है, बस यहां पर एक चार्ज क्यू है और यहां पर एक चार्ज क्यू है, तो रिंग में चार्ज चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड था। अगर उस डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज दो कॉर्नर पर भी ला दिए जाएं तो एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, और यही इसका जो है फंडा है। तो सर रिंग जैसा बना के फिर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर कैसे निकाल सकते हैं? ये एक रिंग हो गई जिसकी रेडियस कितनी है, अगर आप इस पे एक रिंग ड्रॉ करोगे तो रेडियस कितनी होगी, यहां क्यू चार्ज है, यहां क्यू चार्ज है, रेडियस होगी साहब d/2। बस हो गया खेल। ये कितना हो गया, -q। तो सर फोर्स कितना हुआ, फोर्स होगा इसके ऊपर फोर्स ऑन चार्ज -q, कितना होगा, फोर्स ऑन चार्ज -q। भाई खत्म है क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, q इंटू ई किसका, ई एक तरीके से कह लो रिंग का ही तो हो गया, और रिंग का अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फार्मूला हमको पता है क्यू रिंग का, इस रिंग पे जो हमने एज्यूम की है चार्ज 2q है, तो q की जगह 2q x r स्क्वायर कितना हुआ, d/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। वेक्टर से यही रिजल्ट बनाने में आपको टाइम बहुत लगता, कंपोनेंट्स करते, एंगल निकालते, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। अब तो सिंपल है, इसको हम इससे निगलेक्ट कर सकते हैं, फटाफट से बाकी का काम सॉल्व कर सकते हैं। और x छोटा डी से हम d/2 के होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह लगभग रख सकते हैं, जो वैल्यू वो है d/2 का होल स्क्वायर, और फोर्स फटाफट से कितना आ जाएगा इसके ऊपर नीचे की तरफ, इस कंडीशन में यहां से जो x दूरी पर है वो फोर्स आ जाएगा q, e की वैल्यू डालोगे तो k 2qx अपॉन अंदर जो बचा वो जैसे वहां r³ बचा था, यहां r की वैल्यू d/2 है तो d/2 का होल क्यूब। और आई थिंक अब इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म बन गया इसका फोर्स कांस्टेंट। बेटा मजा आ गया हो तो कमेंट में डाल दो जरा एक बार, ये कनेक्ट कर लिया है अगर तुमने तो बता दो, तुम्हें समझ में आ गया तो बता दो। और एक बात बताएं, जैसे रिंग का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, r/√2 पर, इसका भी कोई पूछ दे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, सर r की जगह d/2 आ जाएगा, d/2√2 पर। मौखिक क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई जो है डिफरेंशिएट करने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आपने सही से कनेक्ट कर लिया। चलिए अगर समझ पाए, कनेक्ट कर पाए तो बता दो भाई, कनेक्ट कर पाए तो बता दो, चमका तो बता दो भाई, चमका अगर तो बता दो। चलो सर और क्या बन सकता है इसमें, और लो और डिफिकल्ट प्रॉब्लम बना देते हैं। भाई मेरे यहां पर क्वेश्चन ऐसा दे दिया इसने, देखना कितना खतरनाक क्वेश्चन कि साहब एक स्क्वायर है, क्वेश्चन देखना क्या खतरनाक क्वेश्चन है।
3D में पूरा क्वेश्चन जा रहा है। एक स्क्वायर है, यहां पर सर चार्ज क्यों रखा है, यहां पर चार्ज क्यों रखा है, 4 कॉर्नर है सर, 4 कॉर्नर में चार्ज क्यों रखा है, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर की साइड ए है, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर है ऑफ साइड ए, ऑफ साइड ए, सर बहुत अच्छी बात है। और इसके सेंटर से, बीचों बीच सेंटर से, ठीक, बीचों बीच सेंटर से एक्स दूरी पर एक निगेटिव चार्ज माइनस क्यू रख दिया है, और चार्ज प्लेस्ड नियर टू, चार्ज प्लेस जो है नियर टू, या कह देते हैं कि x जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू a, मतलब बड़ा पास में ही रखा हुआ है। तो फिर से क्वेश्चन वही है, आपको यहां क्वेश्चन पूछ लिया इसने, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ आए? 4 कॉर्नर पर चार्जेस रखे हुए हैं और बीचों बीच एक बीच में चार्ज रखा हुआ है, और पूछ रहा है कि भाई टाइम पीरियड क्या होगा। आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कंडीशन पूछ सकता था। ऐसे करने जाओगे तो 3D में वेक्टर्स बन रहे हैं। अब एक इधर कॉर्नर से निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इधर कॉर्नर से निकल रहा होगा, एक इधर कॉर्नर से निकल रहा होगा, पूरा पिरामिड बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, इस तरह से निकलता हुआ। और फिर उन सारों के कंपोनेंट्स लो एक डायरेक्शन में, तब जाके रिजल्टेंट ऊपर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल वाले सब कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन उस ज्योमेट्री पर घुसने की बजाय, क्योंकि वो कंफ्यूज करेगी, मैं इसको सोचूं तो ये रिंग जैसा केस बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्या तुमको ये चमक पाया कि रिंग कैसा केस कैसे बन सकता है? अगर रिंग जैसा केस बन सकता है, चमक पाया है, तो बता दो भाई मेरे को, बता दो कि चमका तुमको। और रिंग जैसा केस कैसे बन सकता है वो, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो, क्या वो दिख रहा है तुमको? अगर मैं ऐसा एक रिंग बना दूं, ऐसा एक रिंग बना दूं, तो उस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज कितना है भाई? क्यों नहीं है? 4Q है। और रेडियस कितनी है? बस ये 2 बातें निकाल लेनी है। रेडियस कितनी है? क्योंकि मेरे को साइड ए दी हुई है, ये साइड ए दी हुई है। रेडियस क्या होगी? रेडियस जो होगी वो इसके सेंटर से ये वाली दूरी होगी। 3D में डायग्राम जा रहा है। तो रेडियस कितनी होगी? तो अगर आप देखो तो जो स्क्वायर बना है वो स्क्वायर कुछ इस तरह का बना होगा। यहां पर 4 चार्जेस रखे हैं, अगर फ्रंट से देख रहे होंगे हम, या टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू पे चार्जेस ये दिख रहे हैं। और सर्किल कैसा बनाया है हमने? सर्किल ये बनाया है। और मेरे को ये चाहिए रेडियस, ये रेडियस आर कितनी होगी? तो बेटा एक बात आप देखो, आप सीधे सीधे पता है, साइड इसकी अगर ए है, स्क्वायर ए है, तो जरा ये पूरा डायगोनल कितना होगा? ये पूरा डायगोनल कितना होगा? ये पूरा डायगोनल आपका पाइथागोरस लगा दोगे तो कितना हो जाएगा? √2a हो जाएगा। और रेडियस इस डायगोनल का हाफ होगी, तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया कितना? रेडियस आर जो हो गई वो हो गई कितनी? √2a का आधा, जो कि हो गया भाई साहब a/। अब कुछ दम नहीं रह गया क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इस पर फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ गया तो अपन एसएचएम की इक्वेशन भी बना ले जाएंगे। ई कितना आ जाएगा? चलो भाई देखो, क्या लिख पाए आप? देख के बताना मेरे को, क्या आप लिख पाए? क्या आप खुद से लिख पाए कितना हुआ? के चेक करो भाई, तुम खुद लिख कर देखो और चेक करके बताओ कि तुम लिख पाए कि नहीं लिख पाए। के 4Q लिया क्योंकि 4 चार्जेस हैं, एक्स जो ये हाइट है, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अपॉन आर स्क्वायर कितना हो गया? a/√2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। कोई पूछ दे एक्सिस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, तो रिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा r/√2 पर होता था। r की जगह बस a/√2 डाल देना है, तो r a/2 पर आ जाएगा। बाकी अब सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है
इस पूरे टर्म को रिप्लेस करके जो है एक्स स्क्वायर को आप हटा सकते हो यहां पर, इसकी जगह पूरे की जगह a बाय रूट टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, a बाय रूट टू का होल क्यूब बचेगा, फोर्स कांस्टेंट आ गया, फोर्स कांस्टेंट आ गया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल कर आ जाएगा। अगर समझ गए हो तो भाई बता देना ये बात, ठीक, समझ गए हो, लिंक कर ले गए हो तो बता देना एक बात। और ये हमारा अगर हम बात करें तो हमने इसमें अभी तक काउंट भी कर देते हैं, ये एक पहला क्वेश्चन कर लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है जो इस तरह का टाइम पूछ ले, तीसरा क्वेश्चन हमने ये कर लिया, चौथा क्वेश्चन हमने ये कर लिया, पांचवें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वैसा ही है, रीड कर देता हूं लेकिन सॉल्व नहीं करूंगा यार, ये खुद करना है, तुमने खुद करना है और मेरे को आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन का, ठीक, कमेंट में डाल देना कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये है। देखते हैं भाई तुम ये कनेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, दम है तो करना, नहीं है तो भाई मत करना, ठीक है। चलो आ जाए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि तीन चार्जेस हैं, क्यू फिक्स है, कॉर्नर पर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड रूट 3l है, एक साइड रूट 3l है, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी इसमें, ठीक, और कह रहा है कि माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है सेंट्रॉइड पर मतलब ये सेंट्रॉइड है, इससे एक्स दूरी पर थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया और फिर पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं, बस दो काम करने हैं, टोटल चार्ज एक तरीके की रिंग बनी, टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पर 3q और रेडियस निकालनी है, तो यार इस पर रिंग खींच के ये आर नहीं निकाल पाओगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री तो लगानी है, ये एंगल थोड़ा हिंट कर देता हूं, ये 30 डिग्री होगा और उससे आपको ये निकालना है, ये आपका इस टोटल का आधा हो जाएगा, इतना हिंट सफिशिएंट है, ट्राई करना, ठीक, बताना फिर भाई कि क्या तुम ये आंसर निकाल पाए कि नहीं। अगर तुमने ये आंसर निकाल लिया ना, मान के चलो कि भाई अब इस तरह से कोई भी 3D में भी क्वेश्चन आ गया ना, खड़ाक से कर लोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर कनेक्ट करके किया तो 3D में जाओगे, वेक्टर वेक्टर रिजॉल्व करने बैठ गए, फिर ना होने वाला है सॉल्व ये तुमसे, ठीक है। और सर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक देखिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, पहले ये इस तरह का क्वेश्चन आपको जेई मेंस में आ चुका है, एआई ट्रिपल में ई में आ चुका है, ठीक है, एआई ट्रिपल ई में आ चुका है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही है तो ही आप इस तरह के प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। यहां पर हमारा मकसद अभी ये है कि देखो यार तुमने एसएचएम पढ़ लिया, अब कई बार क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक के बारे में तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो दो टॉपिक कंबाइंड होकर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं विजन मिसिंग हो जाता है, मिस हो जाता है, उसको अपन यहां पर पकड़ेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, समझेंगे। कह रहा है यार वुडन ब्लॉक परफॉर्म एसएचएम ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस विथ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ठीक है, द ब्लॉक कैरीज अ चार्ज प्लस क्यू ऑन इट्स सरफेस, इफ नाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वेक्टर थोड़ा शिफ्ट हो गया, यहां पे लगा देते हैं, इज स्विच्ड ऑन एज शोन, देन द एसएचएम ऑफ ब्लॉक विल बी। मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, नीट में ऑल्दो सिंगल चॉइस ही आता है, लेकिन मल्टीपल हमने इसलिए रखे कि और मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए जा सके। तो चलो भाई देखते हैं कि क्या सीन बनेगा। सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा था कि यार इस पे चार्ज क्यों था, ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसने बोल दी है कि म्यू नॉट है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्विच ऑन करने से ऑप्शंस में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, मीन पोजीशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन बातों पे हमें देखना है। पहले तो आप देखो कि क्या आप खुद से ट्राई कर पा रहे हो, आप खुद से ट्राई कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर है ये 6 अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, बताना मेरे को कि खुद से सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई कर लो, उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।
वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, देखो आप खुद से कर पा रहे हो कि नहीं, फिर इसको समझ लेंगे। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एक बात समझना, स्प्रिंग मास सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर ले जाओगे। स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड जो होता है, और ये टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ किन बातों पे डिपेंड करता है? ये टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है और मास कितना है। इवन अगर इसको यूं भी लटका देते थे तो भी इसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी के आने से इसके टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है, ग्रेविटी के आने से उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 है, वो चेंज होती है। अब एक यहां पर आप समझे ना, एक थोड़ा इफेक्टिव ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उससे भी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप एक चीज बात ये देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से हुआ क्या? पहले ये नहीं था, जैसे ही मान लो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, हुआ क्या? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑन करते ही मुझे एक बात तो पता है कि एक फोर्स आया होगा। कितना आया होगा सर? कितना चार्ज दिया है सर? क्यू चार्ज दिया है। क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स उसी दिशा में लगता है जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब फोर्स यहां पे इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगेगा। इस दिशा में सर कितना फोर्स लगेगा? इस दिशा में जो फोर्स लगेगा भाई वो लगेगा कितना? Q इंटू ई का। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नेट फोर्स 0 होगा तो इस QE को किसी ने बैलेंस किया होगा। किसने किया होगा? स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी होगी और स्प्रिंग धक्का इधर मार रही होगी। अगर ये x डिस्टेंस कंप्रेस किया है इसने पुरानी पोजीशन से, तो स्प्रिंग इधर धक्का मार रही होगी। सर कितने का धक्का मार रही होगी? kx का मार रही होगी। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या पोजीशन बनी होगी? एट इक्विलिब्रियम जो पोजीशन बनी होगी, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बनी होगी वो बनी होगी कि kx की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम पर, मतलब जहां नेट फोर्स 0 है, kx की वैल्यू जो है वो Q इंटू ई के बराबर होगी। तो इतना तो तय है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आने से फोर्स आ गया, उस फोर्स के आने से इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पहले जहां नेचुरल लेंथ पर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग की थी, अब वो शिफ्ट होकर किसी एक्स डिस्टेंस से शिफ्ट होकर किस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पहुंच गया है? लेकिन हमें यह भी पता है कि टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग के केसेस में ये सारे फोर्सेस, चाहे ग्रेविटी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ये सारे फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ जो फर्क डाल सकते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डाल सकते हैं, टाइम पीरियड पर फर्क नहीं डालेंगे। और अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही होगी। तो पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विथ शिफ्टेड मीन पोजीशन। जी हां, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद द सेम मीन पोजीशन नहीं हो सकती सेम मीन पोजीशन। ऑफ द चेंज फ्रीक्वेंसी एंड विद द शिफ्टेड, तो चेंज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बदल गई है और सेम मीन पोजीशन, ये भी गलत हो गया। आंसर इस केस में जो बेटा आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है अगला, और मैं चाहूंगा कि अगर आप ये नहीं कर पाए हो तो जो बातें यहां बताई हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अगले क्वेश्चन को बताओ। आंसर्स जो हैं, ऑप्शंस मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। क्यों सर मल्टीपल ऑप्शंस क्यों लिए? क्योंकि भैया अपना कोशिश है कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्या किया जा सके, कवर किया जा सके, ठीक, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन की लेंथ देखकर डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद फिर जब मैं बताऊं उससे देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन जो है आप वीडियो पॉज करके एक बार देखो और मेरे को आंसर बताओ कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये
ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। ठीक है, आंसर बताना मेरे को क्या आएगा, जल्दी से बताना। ठीक, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फॉलोइंग फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ मास m, बहुत बढ़िया बात है, m मास का ब्लॉक है, फिक्स पॉइंट है, मीन पोजीशन पर है, वर्टिकल स्प्रिंग है, ब्लॉक इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, मतलब कि t बराबर 2π√m के काम करेगा, एंड कैरीज अ चार्ज q, बहुत अच्छी बात है। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस, बहुत अच्छी बात है। कंसीडर 4 डिफरेंट केसेस। अच्छा, एक ही क्वेश्चन में 4 केसेस करवा रहा है भाई साहब। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। केस 1 में क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन केस 1। केस 1 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चलो भैया ठीक है। केस 2 में कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड mg/q है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। केस 2 में mg/q है, केस 3 में mg/q है अपवर्ड में, और केस 4 में 2mg/q है डाउनवर्ड में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सुनना, इसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन और बोल दी। अब देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हुए हैं यहां। द स्पीड एट मीन पोजीशन ऑफ ब्लॉक इज सेम इन ऑल द केसेस। मीन पोजीशन पर ब्लॉक की स्पीड सेम रही है। ठीक, अब समझना एक बात। पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ा होगा? पहला सवाल तो यह है भाई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये यहां पर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ गया तो फोर्स नीचे खिंच गया होगा, यहां कहीं आ गया होगा, क्यूई फोर्स इसको यहां नीचे ले आया होगा और kx ऊपर खींच रहा होगा, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस बनाए होंगे, और हो क्या रहा होगा कि अब ये इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा सर कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, क्या उस एम्पलीट्यूड पर फर्क पड़ता है टाइम पीरियड का? नहीं भाई, एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता। आप मीन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट करो या थोड़ा ज्यादा कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा था तो क्यूई फोर्स ऊपर की तरफ ले गया होगा इसको, और यहां कहीं इसकी मीन पोजीशन बना दी होगी। तो हर पार्ट में सिर्फ मीन पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, जो पहले उसकी पोजीशन थी उससे, मगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होगा। ग्रेविटी फोर्स भी होगा इसमें, अभी हम उस पर नहीं जा रहे क्योंकि हमारे अभी वहां नीड नहीं है। तो सर क्या कह सकते हैं, टी इन ऑल केसेस आर सेम। कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इन ऑल केसेस आर सेम। अच्छा, टाइम पीरियड अगर सेम है, टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा भी सेम होगा, क्योंकि भैया टी बराबर होता है 2π/ω। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी क्या होगा, ओमेगा विल ऑल्सो सेम सभी केसेस में, इन ऑल केसेस। और अगर आपको याद हो तो एक बात बताना, मीन पोजीशन पर इसने कहा कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी सबकी सेम है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी होती कितनी है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी होती है, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। कितनी होती है भाई, याद है, ए ओमेगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, ए ओमेगा। तो चलो अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस आर इक्वल इन केस 1 एंड केस 3। मैंने आपको पहले ही बोला कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, यह आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सभी में सेम है। एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, आते हैं मैक्सिमम इलॉन्गेशन की बात कर रहा है। चलो एम्पलीट्यूड पे बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर सेम इन केस 2 एंड 3। सर अगर V मैक्सिमम सेम है सभी का और ओमेगा भी सेम है तो A भी सबका क्या हो जाएगा, A भी सबका सेम होगा। तो सबका सेम होने वाला है
तो 2 और 3, 1 2 3 4 कोई भी केस ले लो, सबके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। किस कारण से? सिर्फ एक ही कंडीशन दे दी इसने जो उससे। सर बी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आर इक्वल इन केस 2 एंड 4। अरे भैया ये भी सही है, ये भी ठीक है। बचा सी ऑप्शन, मैक्सिमम इलोंगेशन नेचुरल लेंथ से इज मैक्सिमम इन केस 4। केस 4 में सबसे ज्यादा इलोंगेशन होगा। और क्यों होगा केस 4 में? तो केस 4 में चेक कर लेते हैं। E बराबर दिया है 2mg/q डाउनवर्ड। 2mg/q गर्म तो नहीं है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहा है? 2mg/q का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। केस 2 में mg/q का लग रहा है, इससे ज्यादा फोर्स आएगा, क्योंकि फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स होगा आपका Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए आएगा। तो अपनी जो पहले इनिशियल सिचुएशन थी उससे ज्यादा नीचे पहुंचेगा। तो ऑप्शन सी भी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, विद इन ए मिनट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप समझने की बात करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। नंबर कौन सा हुआ भाई इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का नंबर कौन सा हुआ? बताइएगा आपको कौन से क्वेश्चंस बढ़िया लगे इसमें से, किन क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, ये आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं अकॉर्डिंगली और बेहतर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूं। और मैंने पहले ही बोला ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको अपना और टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए, ये कोई वन शॉट नहीं है, इसमें अपन अच्छे कॉन्सेप्ट और फ्यूजन ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिला के कुछ ना कुछ बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अ लार्ज थिक शीट ऑफ थिकनेस 2D, ठीक है, 2D थिकनेस है, बना लेते हैं 2D, ठीक, 2D थिकनेस बना दी, बहुत बढ़िया बात है। चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? रो, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, कैरिंग ए चार्ज q हैविंग ए साइन अपोजिट, मतलब यहां पर एक कोई चार्ज ले लिया -q चार्ज का, अपोजिट बोला है, और कह रहा है रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शीट। अच्छा, यहां से नहीं रिलीज करने के लिए कह रहा है यहां से रिलीज किया, -q चार्ज यहां से रिलीज किया, और कह रहा है कि द शीट डज नॉट ऑफर एनी मैकेनिकल रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। कहने का मतलब कि शीट में बड़े प्यार से ये अंदर जा सकता है, इस शीट में बड़े प्यार से अंदर जा सकता है, क्योंकि किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस, मैकेनिकल रेजिस्टेंस नहीं आया है। फाइंड द ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का ऑपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द शीट। देखो फटाफट से कि क्या आपका आंसर निकल पाया या नहीं निकल पाया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या जानकारी चाहिए होगी? देखो एक बात मुझे इसको देख के समझ में आ गई, पता क्या, कि अगर टाइम पीरियड की बात कर रहा है ना तो एसएचएम हो रहा होगा, क्योंकि उसी केसेस में टाइम पीरियड निकालना थोड़ा आसान होता है, अदरवाइज तो कैसे निकालेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो रहा होगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा तो जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं मीन पोजीशन से एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्रोपोर्शनल बन रहा होगा, मतलब एफ प्रोपोर्शनल एक्स की कंडीशन कहीं ना कहीं बन रही होगी। बस वही बात है यहां पर भी, बिल्कुल बीचों बीच इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा, और इससे एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर किसी एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, पहला सवाल,
पॉजिटिव चार्ज है तो इस शीट के पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और यहां मौजूद कोई चार्ज जो माइनस क्यू चार्ज यहां पहुंच गया है, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है। तो हमें यह पता है अच्छे से कि भैया फोर्स इस तरफ लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, और जैसे ही चार्ज क्रॉस करके यहां पहुंचेगा फोर्स लगने लगेगा ऊपर की तरफ। तो सिचुएशन क्या होगी, यहां से छूटा यूं जाएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, यहां पर फोर्स जीरो लेकिन वेलोसिटी है तो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, सरफेस तक फिर पहुंचेगा और फिर वापस इसके द्वारा खींच लिया जाएगा। तो ये अपना यहां पर आराम से इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो सर टाइम पीरियड कैसे निकालें? फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स ऑन चार्ज की वैल्यू निकाल लें। फोर्स ऑन चार्ज कितना होगा, अगर वो कर लिया तो बस हो गया, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। F बराबर हो गया कितना, Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जिनको नहीं पता, शीट के कारण, ये E किसका है, शीट का है भैया। शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर x दूरी पर होता है रो एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया भाई, फोर्स का बना लिया x के साथ रिलेशन। फोर्स कांस्टेंट कितना आ गया, फोर्स कांस्टेंट अगर आपका देखो तो ये आ गया, फोर्स कांस्टेंट कितना है ये, Q रो बाय एप्सिलॉन नॉट। टाइम पीरियड कितना हो गया, अब कुछ नहीं बचा बेटा, टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ऑफ m बाय के मतलब फोर्स कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी, फ्रीक्वेंसी हो गई 1 बाय टी, कितना हो जाएगा भाई 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ के बाय m। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पहले ही देख के लगाया जा सकता था। कितना आ जाएगा, के की वैल्यू ये पड़ी है क्यू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, कहां दिख रहा है क्यू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू रो बाय एप्सिलॉन नॉट पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है हमको, और ये अपॉन m, सीधे सीधे आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में पूछ सकता है। आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको कंडीशंस बनानी आती हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मैंने सोचा इसी में ही अगले टॉपिक पे जाने से पहले इसी पे ही अपना ना कुछ पेंडुलम पे भी एक आधा क्वेश्चन कर लें। ऑल्दो देखिए पेंडुलम पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के टाइम पीरियड का किया होगा, लेकिन एक बड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। मैंने सोचा कि सीरीज में जो है ऐसा कुछ स्पेशल क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो चलो भाई, आप लोगों के लिए है, ट्राई करके देखो कि आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं। ट्राई करके देखिए आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं। आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं। क्वेश्चन यह है कि भाई यहां पर एक क्यू चार्ज है, यहां पर एक पेंडुलम है, पेंडुलम को भी उठाकर हमने क्यू चार्ज दे दिया है। ये रस्सी एल लंबाई की है, आइडियल रोप है, ठीक, और किसी थीटा एंगल से, छोटा स्मॉल एंगल है कोई थीटा, उस स्मॉल थीटा एंगल से हमने इसको जो है वो डिस्प्लेस करके यहां से ऐसे छोड़ दिया। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही है। सवाल मेरा ये है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। वीडियो पॉज करके आप पहले अपना सोच लो, क्योंकि देखिए ये सारे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हैं, HOT हॉट। तो भाई तुम अगर सोचोगे फिर देखोगे तो मजा आएगा। सत्यनारायण की कथा सुन के हिसाब से देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कितना टाइम पीरियड होगा सर, टाइम बता दो कितना लगेगा इसको सॉल्व करने में। बस 2 सेकंड, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो। चलो एक बात बताओ, ये छोड़ो, ये छोड़ो, एक बात मुझे बताओ कि यहां पर इसका पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम है और एल लेंथ है। इसका टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर इसका टी है, आप मुझे खाली इतना सोचकर बता दो कि यहां जो चार्ज आया प्लस क्यू का, और इसके ऊपर भी चार्ज है हमारा क्यू का, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सेम कंडीशन है, न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा, बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा। इसका आंसर है टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड रहेगा 2 पाई रूट ऑफ L बाय G। क्यों ये क्वेश्चन मैंने लिया,
ये क्वेश्चन इस बात से के लिए लिया कि क्या एक्चुअली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टाइम पीरियड के निकालने की या नहीं। चेक हो जाता है यहां से, क्या रट के बैठे हुए हो कि नहीं। क्योंकि तुमको अगर यह लग रहा है कि सर ये चार्ज आया, ये चार्ज आया तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का भी तो फर्क पड़ेगा भाई। यहां पर ये चार्ज है, ये चार्ज क्यू आ गया, इस पर एक क्यू चार्ज है, इधर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो आया क्यूई का, उससे फर्क नहीं पड़ा। कैसे आप कह रहे हो कि टाइम पीरियड 2π√L/g ही रहेगा। ये फोर्स क्या कैसे ऐसे ही आया टाइम पास के लिए, इससे भी तो कुछ तो फर्क आ जाएगा। सर हमने पढ़ा है जी इफेक्टिव बदल जाता है, क्यूई का भी एक इफेक्टिव आ जाता है। तो एमजी था क्यूई था, दोनों एक तरफ लग रहे थे, क्यूई प्लस एमजी हो गया होगा नेट फोर्स। इसने नो डाउट टेंशन बढ़ाया है, इस स्ट्रिंग का टेंशन में परिवर्तन ला दिया है। मगर आप एक बात देखो कि हमें ऑसिलेशंस की जब कंडीशन बनाते हैं तो हमेशा हमें उस फोर्स की नीड होती है जो रिस्टोरिंग है या जो मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हो। मीन पोजीशन के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर ले जाने की कोशिश करे, मीन पोजीशन के इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर ले जाने की कोशिश करे। जो भी फोर्स या फोर्स के कोई कंपोनेंट मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे वही टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं। अब सोचो कि क्या ये फोर्स कभी इसको मीन पोजीशन की तरफ शिफ्ट कर पाएगा। आप देखो ये इसकी मीन पोजीशन है, देखना ध्यान से। जब ये चार्ज यहां पर होगा, ये वाला घूमकर यहां से ऑसिलेट करता यहां आएगा तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा क्यूई का। जब ये ऑसिलेट करता हुआ यहां पहुंचेगा तो ये फोर्स किस तरफ लगेगा, ये इस तरफ लगेगा। क्या कभी भी इस फोर्स का कोई कंपोनेंट इस तरफ आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हमेशा क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर केस में 0 बनेगा। अलग से कोई एक्सटर्नल फील्ड हॉरिजॉन्टल में लगा देता तो वो जरूर रिस्टोर करता है, लेकिन इस चार्ज के कारण बनने वाला जो रेडियल फील्ड है वो कभी भी इसके रिस्टोर कराने की कोशिश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। और अगर ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है तो जितने चाहे उतने फोर्सेस आ जाएं, टाइम पीरियड पर फर्क नहीं डाल पाएंगे। ये इसका एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, टाइम पीरियड होगा 2π√L/g। आई होप इन टॉपिक्स पे आपको मजा आया होगा क्वेश्चंस करने में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हम कह सकते हैं कितना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा, किस क्वेश्चन से आपको सीखने में आया, जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। और ये अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रो ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। इलेक्ट्रो ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सर, इलेक्ट्रो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या हुआ? जैसा आपने काइनेमेटिक्स में चीजें पढ़ी हैं बस वैसी ही चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और थोड़ा अपन जी इफेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी को थोड़ा घुमाते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, मजा तो उसी में ही है ना, उसको भी थोड़ा देखते हैं कि कैसे कैसे आएगा। बहुत बेसिक बेसिक पहले कुछ बातें कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, 2-3 बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी कि अगर नीट पगला गया, ठीक है, नीट वालों ने कहा कि एक क्वेश्चन तो ऐसा डालेंगे कि किसी से हो ही ना, वो भी करेंगे। ठीक, चलो भाई आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। हम इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों केसेस करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से चीजें सीखेंगे। भाई बहुत बेसिक बात बताता हूं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, बहुत बेसिक बात करते हैं, और यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, अभी इतनी देर से अपन ये बात भी कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा और क्यू ही लगेगा। मास इसका अगर m है तो कोई कहे कि साहब एक्सेलरेशन बता दीजिए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हमने किया और ये क्यू ही आ गया, और एक्सेलरेशन हमारा हो गया QE/m। अब जैसे आप साहब काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस करते थे, जैसे काइनेमेटिक्स की आप इक्वेशंस करते थे
उसमें ए की वैल्यू बस QE/m से सब्स्टिट्यूट करके आपको पूछे वेलोसिटी बताओ टी टाइम बाद, डिस्प्लेसमेंट बताओ, फलाना बताओ, ढिमकाना बताओ, अगर E यूनिफॉर्म है तो फिर इस केस में A जो है आपका वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट अगर हुआ तो भैया V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सब चलेगा। लेकिन याद रखना कंडीशन एक ही चाहिए, A कांस्टेंट बनना चाहिए। और ये वैल्यू डाल के इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकता है, काइनेमेटिक्स से लिंक करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट पूछवा दिया, काइनेमेटिक्स से उसको जुड़वा दिया, और आपको क्वेश्चन इस तरह का आराम से पूछा जा सकता है। तो काइनेमेटिक्स के बेसिक्स अगर आपको पता है तो आराम से कर सकते हैं। सर अगर निगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये है, निगेटिव चार्ज ये है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, और कोई बात नहीं है। फोर्स किधर लगेगा साहब? फोर्स इस तरफ लगेगा। मास इसका m है, वैल्यू वाइज कितना होगा? तो फोर्स अगर इधर लगेगा तो ये इस दिशा में जा रहा होगा, इस दिशा में ही इसका एक्सेलरेशन भी आएगा। सर वैल्यू वाइज कितना आएगा? सर QE/m आ जाएगा। सर माइनस साइन, अरे माइनस साइन जो फोर्स या एक्सेलरेशन में बनेगा उसका एक डायरेक्शन का सेंस देता, उसको हम ऑलरेडी लेके चल रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लगेगा। ठीक है, तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम यहां पे इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक टाइप का जो क्वेश्चन आपको नीट में पूछ सकता है बेसिक लेवल पर, इन पे पूछ सकता है, और किस पे आ सकता है? आपने किए भी होंगे इस तरह के क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और सर एक चार्ज जो है प्लस का क्यू चार्ज जो है सर वो v वेलोसिटी से इसमें एंटर करता है, और क्वेश्चन कह सकता है कि भाई टी टाइम बाद कहां पहुंचेगा, टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, क्या क्या, ऐसे करके कुछ कुछ बना सकता है। होगा क्या ये भी देखा जाए तो क्वेश्चन है कैसा। तो ये क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर किया इसके अंदर, इसको पकड़े अपन, इसको पकड़ के अंदर करा दिए, जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर किया, अंदर जाते ही ज्यादा अंदर चला गया, ये अभी तो जा ही रहा था अंदर, तो ये अपन ने इसको भी पकड़ लेते हैं। ठीक, ये अंदर गया, जैसे ही अंदर आया, अंदर आते ही पॉजिटिव चार्ज है, किधर फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में QE फोर्स लगना शुरू कर दिया। सर मास m है, तो इस QE फोर्स के कारण एक्सेलरेशन F बराबर ma होता है, यही बराबर QE हो गया, A बराबर हो जाएगा सर QE/m। तो इतना एक्सेलरेशन किस तरफ काम करने लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और अभी निगलेक्ट ग्रेविटी, अभी ग्रेविटी भूल जाओ, वो भी होती तो उसको भी ऐड कर देते। तो आप सोचो कि क्या क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही नहीं हो गया कि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, ग्रेविटी अगर नीचे की तरफ है तो कैसे जाएगा? तो इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनाता है जो हम लोगों ने पैराबोला में पढ़ा हुआ है। क्या बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन नहीं हो गया कि भाई यहां पे इस तरह की ट्रेजेक्ट्री बनेगी? कैसे ट्रेजेक्ट्री बनेगी साहब? कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है अगर हर तरफ, तो यहां पर भी जब ये जाएगा इस तरफ भी एक्सेलरेशन वही लगेगा QE/m, यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या लगेगा? QE/m। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहा है तो ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी? ट्रेजेक्ट्री रहेगी भाई साहब अपनी कैसी? पैराबोला। तो जैसे हम वहां पर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग सॉल्व करते थे, सेम उसी तरह के कॉन्सेप्ट, उसी तरह के फंडे यहां पर भी लग जाएंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलो भाई अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाएंगे।
वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताएंगे। आंसर बताएंगे, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और फटाफट से सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। चलिए तो भाई समझ लेते हैं। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं कर पाए हो तो आप जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छी बात है, और इस तरह का क्वेश्चन बेटा नीट में आ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल नीट के आउट ऑफ नहीं जा रहा है, जिसमें हमने कहा कि भाई जिस तरह की ये कंडीशन दी हुई है कि 100 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लगा हुआ है, यूनिफॉर्म है, एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, यहां से ऐसे एंटर करता है, ठीक। और निकलता कितने से है, ये इसने बताया कि भाई 60 डिग्री पर बाहर निकल जाता है। कितने टाइम के बाद, टाइम इसने दे दिया कि m/e टाइम के बाद कौन चार्ज पार्टिकल है, कौन इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज होता है इस पे, ठीक। मास m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, e जो चार्ज हो गया, ये इसने बता दिया है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक। पहले समझते हैं कि क्या इसने हमें वेलोसिटी दी है। इसने कहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग विथ वेलोसिटी, बिल्कुल दी हुई है, v बराबर इसने कहा है कि ये 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आप एक बात सोचो, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर ये चार्ज घुसा होगा, यहां पे कहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर है निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर, जो लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, E इंटू ई वैल्यू का। और हमेशा फोर्स किस तरफ लगा है, ध्यान से देखो तो हमेशा फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ ही लगा है, फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही लगा है। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ ही लग रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लूं और ये मेरी वाई डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं है, ग्रेविटी सिर्फ नीचे की तरफ लग रही है, क्या वैसे ही क्वेश्चन नहीं हो गया। ग्रेविटी जैसे ही है, जैसे ग्रेविटी नीचे लग रही थी, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। इधर इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ गया, कितना, ये 30 डिग्री है, ये कंपोनेंट आ गया v cos 30, और v की वैल्यू मेरे पास है तो इसको मैंने लिख दिया, कितना आ गया, ये 100 cos 30, 100 cos 30। यहां पर मैं मान लेता हूं कि भाई इसकी कोई वेलोसिटी v है, और इधर इसका कंपोनेंट आ जाएगा v cos 60, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा v sin 60। थोड़ा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, v sin 60, sin 60 होता है √3/2, ये हो गया √3vb/2, v cos 60 हो जाएगा v/2। यहां पर 100 cos 30 का मतलब हो गया 100 √3/2, और वर्टिकल कंपोनेंट इसका आ जाएगा 100 sin 30, तो ये हो जाएगा 50, और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 50√3। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, तो पहली इक्वेशन में कैसे बना सकता हूं, 50√3 बराबर हो जाएगा v cos 60 के, जो कि हो गया v/2, तो v बराबर मेरे पास आ गया कितना, 100√3। कौन सा v आ गया भाई, ये v आ गया, इससे भी तो 100 है, ये वाला आ गया। और अब आप देखो, अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस तरफ एक्सेलरेशन भी कितना होगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, फोर्स है QE, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स है FE इंटू ई, एक्सेलरेशन हो जाएगा E इंटू E/m। तो पहले ऊपर की तरफ वेलोसिटी 50 थी, बाद में कितनी होगी, √3v/2 हो गई, कितने टाइम में, ये टाइम में। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, y डायरेक्शन में इक्वेशन अगर सोचो, इक्वेशन इन y डायरेक्शन हम लगा रहे हैं, कौन सी इक्वेशन y डायरेक्शन में लगा दें भैया, v बराबर u + at, ये इक्वेशन लगा दी। v y डायरेक्शन में, u y डायरेक्शन में, a y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी √3v/2, √3v/2, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 50,
ए वाई कितना है, ए वाई ये रहा, ए वाई कितना है वो प्लस ई बाय एम, और टाइम साहब कितना दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात हो गई, एम बाय ई जो है टाइम दे दिया, बहुत शानदार। ई बाय एम से एम बाय ई की नमस्ते, यहां पर वैल्यू डाल दे √3। वी कितना निकाला हम लोगों ने, वी हम लोगों ने निकाला, वी हम लोगों ने निकाला, वी हम लोगों ने कितना निकाला, वी हमने कहीं तो निकाला, ये निकाला 100√3। 100√3 यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, 100√3 बाय 2, ठीक है, बराबर हो गया ये कितना 50 प्लस ई, और यहां से सॉल्व कर लो तो ये 2 से कटा 50, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, इसको आगे बस सॉल्व करना है, देखो जरा ई की वैल्यू कितनी आ गई। ई की वैल्यू हो गई कितनी, ये हो गया 150 और -50, तो ई की वैल्यू हो गई कितनी 150 -50, ये आपका आ गया कितना 100 जो है यूनिट, अगर देख लिया जाए तो मीटर पर सेकंड में सब चल रहा है, वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। क्वेश्चन बहुत आसान था, एक सिंपल ये क्वेश्चन बनानी थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर करने थे, जैसे आप प्रोजेक्टाइल में करते हो उसी पर बेस क्वेश्चन था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 100 वोल्ट पर मीटर आ गई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि भाई अगर नीट पगला गया, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। सर क्यों दे सकता है, अबे ऐसा शेप का तो क्वेश्चन इस बार आया भी था, शेप भी मैच कर रहा है, ठीक है, शेप भी मैच कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, ठीक, गहरी लंबी सांस लेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व हो पाएगा, इसकी थोड़ी जो है गुंजाइश बहुत कम है, ठीक, तो कोई बात नहीं, सीखते हैं, यहां से सीखते हैं, और चलिए, और यहीं सीखने को मिलेगा, ये कहीं और कुछ कोई नहीं कराने वाला, पहले ही बता देता हूं, ठीक। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। तो यार इस क्वेश्चन में अगर देखो तो, देखो क्वेश्चन तो थोड़ा अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ नीड तो जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो यार आउट ऑफ नीड तो जा रहा है, लेकिन क्या ये सर सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन भाई अगर नीट पगला गया तो फिर ये क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है। क्या कह रहा है, चलो करते हैं। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक इंसुलेटिंग मीडियम है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 दे दिया है, वॉल्यूम डेंसिटी जो है वो y में वेरी कर रही है, रो इक्वल्स टू ए वाई के हिसाब से, मतलब डेंसिटी y डायरेक्शन में वेरी कर रही है, रो इक्वल्स टू ए वाई के हिसाब से, ठीक। अब इसमें देखो यार कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जो शायद आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या क्या करना है भाई, कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है जो कि यहां से एंटर करता है, y बराबर दे दिया है इसने कितना y0, तो y0 से एंटर करता है, और v0 की वेलोसिटी है, i कैप में है तो मतलब x डायरेक्शन में है, और कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है एट y इक्वल्स टू 0, ठीक है, देखते हैं क्यों दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एज ए फंक्शन ऑफ y, स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एज ए फंक्शन ऑफ y अपने को यहां कैलकुलेट करना है। कैसे निकालें, कैसे निकालें, देखिए अगर एक बात करूं मैं कि भाई अगर मेरे को यहां स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है, मतलब मुझे निकालना क्या है, मतलब मुझे निकालना है भैया dy ओवर dx, यही स्लोप ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन में आप yx ट्रेजेक्ट्री, जब yx ग्राफ ट्रेजेक्ट्री बनता है तो dy ओवर dx हमारा स्लोप होता है। तो मेरे को अगर ये निकालना है तो किसी तरह से कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आइडिया एक तो ये है कि यार किसी तरह से मैं dy बाई dt निकाल लूं एंड dx बाई dt निकाल दूं। अब सर dy बाई dt और dx बाई dt में खासियत क्या है, dy बाई dt बेसिकली देखा जाए तो इस केस में वेलोसिटी बन जाएगी किसमें, y डायरेक्शन में, और dx बाई dt क्या बन जाएगी, dx बाई dt बन जाएगी वेलोसिटी एक तरीके से x डायरेक्शन में। तो अगर ये मेरे पास आ गए, मतलब dy dx आ गए, तो dy बाई dt dx बाई dt आ गया, इनको मैं डिवाइड करूंगा तो dy ओवर dx आ जाएगा। vy कैसे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ जानकारी दी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो समहाउ मेरे पास कहीं से एक्सेलरेशन आ जाए y डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन आ जाए x डायरेक्शन में, तो वहां से मैं vx निकाल सकता हूं, फिर वहां से ये आ जाएगा, ay निकाल दिया, वहां से ये आ जाएगा, और इस तरह से, क्योंकि डेंसिटी y डायरेक्शन में ही सिर्फ वेरी कर रही है, और अभी
हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में आने वाला है, पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में ही आने वाला है, एक्स डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा। तो भैया एक बात तो कंफर्म है कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब dx बाई dt की वैल्यू तो हमें सीधे सीधे पता है कि dx बाई dt एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है, हर समय वेलोसिटी क्या रहने वाली है, v नॉट रहने वाली है। तो भाई dx बाई dt की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है सीधे सीधे v नॉट। अब सारा खेल जो है वो dy बाई dt निकालने का है, क्योंकि वहां से ही मैं dy ओवर dx निकाल लूंगा इन दोनों को डिवाइड करके। ठीक, चलो कैसे सॉल्व होगा सर? जो इसने दिया है उस पर बात करते हैं। इसने कहा कि जो डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी इसने बोला है कि वो y के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, रो इक्वल्स टू ए वाई। गॉस लॉ का अगर मैं यूज करूं, ठीक है, गॉस लॉ का अगर मैं यूज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन बना सकता हूं। कैसे सर बना सकते हैं? लेकिन इसके लिए थोड़ा स्पेशल गॉस लॉ यूज करना होगा। आपने जो फॉर्म पढ़ा है, इंटीग्रल फॉर्म पढ़ा, वहां से भी बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म का यूज करें, डिफरेंशियल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है वो रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसका यूज करूं तो बड़े आसानी से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सर ये क्या है? इससे डरने की जरूरत नहीं है भाई, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपने पढ़ा भी हुआ है, थोड़ा अलग फॉर्म में पढ़ा होगा, डेल ऑपरेटर की तरह ही है। और यहां क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही वेरिएशन हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाई डायरेक्शन के ही वेरिएशन को मान के चलूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि डेल ई बाय डेल वाई किस डायरेक्शन के लिए सिर्फ बात हो रही है? वाई डायरेक्शन के लिए। और रो क्या फंक्शन है हमारा? ये रो फंक्शन हो गया ए वाई बाय एप्सिलॉन नॉट। चाहे तो आप अपनी सुविधा के लिए यहां पर इसको डी ई वाई बाय डी वाई भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, और ये हमारा बन जाएगा ए वाई बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां से मैं इसको सॉल्व करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ई डी ई वाई बराबर ए वाई बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डी वाई यहां पर ले आया। यहां से इंटीग्रेट करके, क्योंकि जो डेटा दिया है, इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई अगर क्वेश्चन में देखो तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि y0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? जीरो है। तो y0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है। तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर लिमिट डालें तो 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और किसी y पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कह दिया कि मान लेते हैं y डायरेक्शन का है, तो ई वाई बोल दिया। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? यहां से अपन इसको सॉल्व कर लें तो ई वाई की वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन जो आ जाएगा, दैट इज ए वाई स्क्वायर इंटीग्रेट करने के बाद बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लिमिट हमने 0 से y की सब्स्टिट्यूट करके निकाल दी। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया है। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, चार्ज हो गया q, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई वाई बाय एम। तो यहां से अगर देख लो तो चार्ज आपको q दिया हुआ है, चार्ज q दिया हुआ है, कहीं लिखा है, कहीं दिया हुआ है, ये रहा चार्ज q। तो हमारा एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आ गया, और अब कुछ कुछ बात जो है वो बनती हुई दिख रही है। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन y के टर्म में है, तो कुछ ऐसा बना लें इसको भी। तो a को क्या लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं v dv बाय dy, क्योंकि y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो ये भी y का फंक्शन, ये भी y का ही डेरिवेटिव बनाए, बराबर हो जाएगा कितना? q बाय m। ई वाई की वैल्यू y के टर्म में रखोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a बाय 2 वाई स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां से कर लेते हैं इसको वी वाई डी वी ऑफ वाई डायरेक्शन का बराबर हो गया q बाय m a बाय 2 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सब कांस्टेंट है, y स्क्वायर, और एक dy यहां पर चला गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दें तो यहां y0 पर, सॉरी इनिशियल देखा जाए तो इनिशियल कितना है? इनिशियली जो है v नॉट, जहां से एंटर किया है y बराबर y नॉट पर है, तो y नॉट पर, ठीक है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, y के बाद किसी y डिस्टेंस और ऊपर पहुंचने पर वेलोसिटी जो हो गई y डायरेक्शन में, अगर मैं वो उसको vy कह दूं तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेट करोगे v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, ये बन गया vy स्क्वायर बाय 2 बराबर हो गया q बाय m a बाय 2 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन करेंगे बन गया y क्यूब बाय 3, और लिमिट डाल दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा y नॉट से लेकर y तक। बस हो गया भाई क्वेश्चन, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ,
Vy की वैल्यू क्या आ गई? Vy की वैल्यू अगर हम यहां से सॉल्व कर लें तो ये आ गई अंडर रूट ऑफ Q बाय M A बाय एप्सिलॉन नॉट 1/3, लिमिट डाल देंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस वाई नॉट का क्यूब। और भाई अब यहां क्वेश्चन आपका लगभग सॉल्व हो चुका है। Vy का मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज dy ओवर dt। dy ओवर dt की वैल्यू हमारे पास आ गई है रूट ऑफ Q बाय M A बाय एप्सिलॉन नॉट 1/3 y क्यूब माइनस वाई नॉट क्यूब। ठीक है, और dx बाई dt की वैल्यू भी हमारे पास है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं तो वो हमारे पास v नॉट है, तो अपने को dy ओवर dx अगर निकालना है तो देखिए बड़े आराम से हमारा फंक्शन जो है वो बनकर आ गया, दैट इज 1/v नॉट अंडर रूट ऑफ q बाय m a बाय एप्सिलॉन नॉट और 1/3 y क्यूब माइनस वाई नॉट का होल क्यूब। तो ये हमारा इसका जो है आंसर हो गया। ऑल्दो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, लेकिन अगर भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन का आ गया तो बहुत कठिन नहीं है, आराम से किया जा सकता है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं की है। 1/2 कर दिया है, y क्यूब बाई 3, ये 2 से 2 एक कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन आराम से इस तरह से किया जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो अगला अपना टॉपिक जो है वो लीकेज ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। बेटा पिछले साल लो में एक क्वेश्चन जो है वो ऐसा पूछा है और चांस है कि दोबारा फिर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सके। क्या चीज रही है लीकेज ऑफ चार्ज में, किस तरह का क्वेश्चन पूछा है और कैसे करना है देखा जाए तो सिंपल डायनामिक्स को यूज करते हुए ही हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो फंडा यूज हो रहा है, जो अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें इस तरह का कि भाई दो चार्जेस पेंडुलम है, दो चार्ज पेंडुलम है, और कभी कभी तीन भी ले लेता है, और किसी थीटा एंगल पर अगर ये लगे हुए हैं, ठीक है, और कह रहा है कि इसमें से चार्ज लगातार लीक कर रहा है या चार्ज दिया जा रहा है, दोनों बातें हो सकती हैं किसी रेट से, तो इनके बीच के एंगल में क्या फर्क आएगा क्या नहीं आएगा, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। फोर्सेस की इक्वेशन बैलेंस करके ये क्वेश्चन इस तरह के हो जाते हैं। बेसिक फंडा मैं बता देता हूं आपको यहां पर कि अगर इनके बीच की दूरी अगर लेट्स सपोज ये x है तो कितने फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, तो एक तो टेंशन काम कर रहा है, एक ग्रेविटी अगर है तो नीचे की तरफ mg काम कर रही होगी, और इस पे दोनों पे चार्ज अगर QQ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है एक वो काम कर रहा होगा QE का, या सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं F के ले देता हूं, तो ये F का काम कर रहा होगा। टी के अगर कंपोनेंट कर लिए जाए बेटा, तो टी के अगर कंपोनेंट करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, देखो ये थीटा है, ये भी एंगल थीटा हो गया, टी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा वो हो जाएगा टी कॉस थीटा। एक दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा वो टी साइन थीटा। ठीक, अगर मैं यहां से इक्वेशन बना लूं तो टी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बराबर इक्विलिब्रियम पर अगर ये है तो टी साइन थीटा की वैल्यू बराबर हो गई एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था, टी कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो बराबर हो गई mg के। टेंशन पे अगर देखा जाए या थीटा पे देखा जाए तो टेन थीटा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई बेटा f बाय mg। ठीक है, और यहां के बाद से थीटा पे हम वैल्यू डाल के चीजों को लेके जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और अभी इसमें हम लोग इस तरह का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जिसमें चार्ज जो है लीक कर रहा है तो कैसे बन सकता है। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करेंगे जो नीट में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं भाई, सबसे पहले वो क्वेश्चन बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, चाहे तो वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और फटाफट से इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आंसर अगर आपको रटा हुआ है तो उसकी बजाय आपको समझ में आया है कि ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखेंगे एक बार फटाफट से। अब चलिए, अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर की अगर ये बात कर ली जाए तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा पीछे वाला 11वां था, 11th क्वेश्चन, और ये हमारा क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, और चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ने कहा
दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग लेंथ एल। एल लेंथ की स्ट्रिंग से दो चार्ज इस तरह से हैंग कर रहे हैं, आइडेंटिकल है। ये लग नहीं रहा है आइडेंटिकल, थोड़ा आइडेंटिकल बना देते हैं इसको, ठीक है। ये यहां पे ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक बात। और इनिशियली उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इनिशियल डिस्टेंस उनके बीच का डी है, बहुत अच्छी बात है। डोरी की लंबाई एल है और डी जो है वो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एल। कह रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्जेस बिगिन, गलत लिखा हुआ है, बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट। एज द रिजल्ट द स्फीयर्स अप्रोचेस ईच अदर विथ ए वेलोसिटी v। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से चार्जेस जो है, इन दोनों के ऊपर चार्जेस थे, कुछ क्यू क्यू चार्जेस थे, और उन्होंने लीक करना शुरू कर दिया। और लीक करने के कारण से क्या हो रहा है कि चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है तो रिपल्शन फोर्स कम हो रहा होगा, रिपल्शन फोर्स कम हो रहा होगा तो ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होंगे, और एक दूसरे की तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो कह रहा है v का फंक्शन बताओ x के टर्म में, x उनके बीच का डिस्टेंस है। तो किसी टाइम पर, शुरुआत में ये कंडीशन थी, लेकिन हम कहते हैं कि किसी टाइम के बाद जब चार्जेस लीक करके कर चुके होंगे थोड़े थोड़े, तो ये कुछ ऐसे पास में आ गए होंगे एक दूसरे के, यहां पर ऐसा, ठीक। और इनके बीच का जो सेपरेशन है इस समय, ये सेपरेशन हम मान लेते हैं कि इस समय कितना हो रखा है, कुछ एक्स सेपरेशन हो रखा है। अब अगर मेरे से कोई कहता है कि भाई किस रेट से ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कैसे सॉल्व करें, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है, और जो अभी हम लोगों ने कंपोनेंट किए हैं वैसे ही फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे तो टी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो कि टी कॉस थीटा हो गया, एक कंपोनेंट टी का इधर आ जाएगा जो कि टी साइन थीटा हो गया, एक इसके ऊपर फोर्स mg का लग रहा होगा, और एक इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन आ रहा होगा। तो डायरेक्ट अगर मैं कहूं, जैसे पीछे क्वेश्चन बनाई थी, जो टेन थीटा की वैल्यू है, वो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg के बराबर हो गई होगी। अब इसी ट्रायंगल पर अगर आप टेन थीटा की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो ये थीटा है, ठीक। और ये थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है यहां पर, एल जो है, एल काफी बड़ा है डी के कंपैरिजन में, तो ये काफी बड़ी लंबाई है और ये लंबाई बहुत छोटी थी। तो उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये डोरी की लेंथ अगर एल है तो ये वाली लंबाई भी, जो ये वाला लंबाई है, ये भी एल ही होगी। और अगर ये पूरा एक्स है तो ये इतना बचा हुआ पार्ट जो यहां तक का है, टेन थीटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो x/2 होगा। तो टेन थीटा क्या बन जाएगा इस ट्रायंगल में अगर देखें, क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग एल ही होंगे, अगर ये बहुत छोटा, ये उल्टा लिखा हुआ था, तो यहां से अगर मैं देखूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, यहां से टेन थीटा हो जाएगा x/2l, x/2l बराबर हो गया एफ कितना हो जाएगा, अगर इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे तो कितना हो जाएगा, kq²/x² mg। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि मेरे को प्रोपोर्शनलिटी में निकालना है तो आप सीधे प्रोपोर्शनलिटी में ही लिख लो। यहां क्या चीज वेरी कर रही है, वेलोसिटी v आ रही, मतलब x वेरी कर रहा होगा, और x के वेरी करने का रेट ही, जिस रेट से वो वेरी कर रहा है वही उसकी वेलोसिटी है। और चार्ज लीक हो रहा है तो चार्ज q भी लगातार क्या कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो मेरा x और q वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि यहां से अगर आप देखो तो x³ जो है, बाकी सब तो यहां पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है किसके, q² के। और अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 3x² dx/dt बराबर प्रोपोर्शनल कह देते हैं, q² को करेंगे 2q dq/dt, dx/dt वेलोसिटी बन गया 3, 2, ये सब कांस्टेंट है, इनको भूल जाते हैं। तो यहां से देखोगे तो ये वेलोसिटी हो गया v, ये बचा आपका x², प्रोपोर्शनल हो गया आपके q, क्योंकि q वेरिएबल है, dq/dt।
डी टी के। और डी क्यू बाई डी टी को अगर देखो तो क्या कह रहा है, द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट कांस्टेंट रेट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि डी क्यू बाई डी टी जो है आपका वो कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब ये टर्म भी कांस्टेंट हो गया, ये टर्म भी कांस्टेंट हो गया। और आपको v का फंक्शन बनाना है तो v प्रोपोर्शनल हो गया किसके, q बाय एक्स स्क्वायर। और समहाउ आपको क्या करना है, q हटाना है। तो q का कहीं प्रोपोर्शनलिटी है हमारे पास, यहां से अगर देखोगे तो q जो है वो प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर 3/2। तो जरा यहां से अगर ये रिप्लेस करें तो v प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे v प्रोपोर्शनल हो गया x की पावर 3/2 माइनस 2। कितना आ जाएगा ये, यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, v प्रोपोर्शनल आ गया x की पावर -1/2। v प्रोपोर्शनल जो आ गया वो आ गया आपका x की पावर -1/2। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीधे प्रोपोर्शनलिटी में क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये चीजें आपको पता है तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन ये एरोडोम में भी पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये एरोडोम में भी पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप खुद से सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, खुद से सॉल्व करें और देखिए कि क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत होगी। यहां इसने बस वेलोसिटी का एक फंक्शन जो है वो बता दिया है कि a√v के हिसाब से जो है इस तरह से ये वैरी कर रहा है फंक्शन। ये फंक्शन इसने एक बार बता दिया है, वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करके आप ये खुद से ट्राई करेंगे और मुझे बताइएगा कि क्या आप कर पाए, इसको अटेम्प्ट कर पाए या नहीं कर पाए। लेकिन एक हम और बहुत तगड़ा क्वेश्चन जिसमें काफी सारी अच्छी खासी कैलकुलेशंस लग रही हो, उस क्वेश्चन को करते हैं ताकि फिर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो वो हमारे लिए कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट ना रहे। चलिए देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो भाई सबसे पहले एक बार पढ़ो इस क्वेश्चन को कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, और चाहे तो आप एक सेकंड के लिए आप पॉज कर लीजिए, 1 मिनट के लिए आप इसको देख लीजिए, अपने समझ से आप समझ लीजिए कि आप कितना इसमें समझ पा रहे हैं, और फिर इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 आइडेंटिकल चार्ज हैं और तीनों का मास क्या है, m है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटेड लाइट स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ l। ये सब डेटा दे दिया है। स्फीयर्स आर ऑलवेज ऑन वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ दीज साइड्स। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द रेट dq बाई dt with which charge on each sphere increase if length of side of equilateral triangle increases slowly according to law dx by dt a by root x। कहना क्या चाह रहा है उसको समझते हैं, थोड़ा 3D में भी डायग्राम जा रहा है। ये कुछ ऐसा कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं, वो एक क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस पर रखे हैं और तीनों के तीनों एक कॉमन पॉइंट पर हैंग कर रहे हैं। तो 3 चार्जेस जो हैं वो इस तरह से हैंग कर रहे हैं और लगातार उन पे जो है वो चार्ज क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट रेट से नहीं, ये रेट बताना है जिस रेट से बढ़ाया जा रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो उनके बीच का रिपल्शन बढ़ रहा होगा, तो वो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी बढ़ रहा होगा। तो वो किस रेट से बढ़ रहा है, वो इसकी वेलोसिटी हो गई होगी, दैट इज dx बाई dt, और वो दे दिया है इसने a बाय रूट एक्स। ठीक, चलिए ट्राई करते, थोड़ी ज्योमेट्री लगेगी और जो पीछे के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो लगेंगे। थोड़ा भाई हैवी क्वेश्चन होने वाला है, ये आउट ऑफ नीट जा सकता है। ठीक है, या कह दे कि बिल्कुल ही बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर दे सकता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी थोड़ी कैलकुलेशन भी आएगी। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इस तरह के क्वेश्चन आप फटाफट कर पाएंगे अगर टेन थीटा फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि फिर सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। या हो सकता है इसमें से आपको प्रोपोर्शनलिटी को लेके क्वेश्चन पूछ दे। आइडिया ये है कि भाई 3 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, एक
इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर, और तीनों चार्जेस की ये पोजीशंस हैं, और तीनों के तीनों जो है कॉमन पॉइंट पर, जो है से जुड़े हुए हैं। ठीक, तीनों के तीनों जो है कॉमन पॉइंट से जुड़े हुए हैं इस तरह से। ये यहां से हैंग कर रहे हैं, ये ऐसे तीनों इससे, इस पॉइंट से जो है वो क्या कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। ठीक, और ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला। यहां पर तीनों के तीनों इस तरह से हैंग कर रहे हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है वो डिस्टेंस बता दी है कि भैया ये डिस्टेंस है हमारी कितनी, x है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है l है। ठीक, अब जरा सोचना और देखना ध्यान से। अगर मैं बात करूं कि किसी एक चार्ज के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या रहा होगा, सिचुएशन क्या बनी होगी, तो उस सिचुएशन पर अगर मैं बात कर लूं और कहूं कि यहां पर जो ये पार्ट है ये एंगल बना रहा है थीटा, तो अब अगर इस पे देखूं तो टेंशन जो टी है, वो टेंशन टी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा, ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस थीटा, एक बैलेंस कर रहा होगा इसको mg को, और जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा होगा, जो कि हमारा टी साइन थीटा है, वो इन दोनों चार्जेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, ये भी इसको इधर रिपेल कर रहा होगा। तो दो, अगर मैं यहां पर देखूं, ट्रायंगल को टॉप व्यू पर बना के देखूं, तो टॉप व्यू पे क्या दिख रहा है उसको अगर देखें तो यहां दोनों तीनों चार्जेस हैं, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा इधर F फोर्स से, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा इधर F फोर्स से, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितने एंगल पर आएगा, ये 60 डिग्री पर है, तो इनका रिजल्टेंट यहां आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, √3f। उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट, जो कि कितना था, टी साइन थीटा। तो इक्वेशन वाइज अगर आप देखो तो क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन बन गई टी साइन थीटा की वैल्यू √3 ऑफ एफ बराबर कितना हो गया, √3 ऑफ एफ। एफ का मतलब कितना हो गया, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स बना इन दोनों के कारण। तो अगर इस पे चार्ज मान लेते हैं हम Q है, इस पे चार्ज Q है, तो F कितना हो जाएगा, बीच की दूरी x है, तो वहां से अगर मैं देखूं तो F की वैल्यू हो जाएगी KQ² बाय x², KQ² बाय x²। ये मेरा हो गया टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा बेटा कितना हो जाएगा, अगर देखो टी कॉस थीटा सीधे सीधे हमारा हो गया किसके बराबर, mg के बराबर। तो अपन यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वहीं जहां से हमने पिछले वाला शुरू किया था वही, वहां तक तो सेम ही चला, KQ² बाय x², और ये अपॉन में mg, ये मेरा टेन थीटा आ गया। अब मुझे समहाउ यहां पर जो 3D में टेन थीटा बन रहा है वो निकालना है। उसके लिए क्या करूं, उसके लिए अगर आप देखो तो यहां पर मुझे टेन थीटा कैसे मिलेगा, ये मेरे यहां पर वर्टिसेस पर तीनों चार्जेस हैं, ये मेरी सेंटर लाइन है, और ये मेरी सेंटर लाइन है, और मेरा एम है कि भाई मुझे ये जो एंगल है, देखना ये थीटा कितना है, ये थीटा चाहिए, बेसिकली टेन थीटा, और इसकी लंबाई कितनी है, ये डोरी की लंबाई L है, और अगर ये दूरी बहुत छोटी है तो ये वाला एंगल भी, या सॉरी ये वाली लंबाई भी क्या मानी जा सकती, L मानी जा सकती, क्योंकि एंगल छोटा है, ये डिस्टेंस छोटी है इसके कंपैरिजन में, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए अब ये वाली डिस्टेंस, ये यहां पर 90 बना रहा होगा, क्योंकि तीनों चार्जेस ऐसे प्लेन पर हैं और सीधे यूं जा रहा है, तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, और ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरी बेटा देखना कितनी है, x है। तो अगर मैं इसी ट्रायंगल पर देखूं तो ये लंबाई होगी कितनी, या चाहे तो अलग से बना लेते हैं, टॉप व्यू पर अगर देखें तो मेरे को ये चाहिए, ये लंबाई कितनी हो जाएगी, इसको मैंने अगर r कह दिया लेट सपोज, तो r मेरा कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखो तो ये लंबाई होगी कितनी आपकी, ये होगी x/2। एंगल ये बन रहा होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो ये एंगल बन रहा होगा कितना आपका, ये एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर लेते हैं,
तो यहां पर ये दूरी हो गई बेटा x/2, ये r हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और r की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अपन कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x/2 cos 30, x/2 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये सीधे सीधे लिखी जा सकती है x/√3। और वापस से इस पर आओगे तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, यहां पर अगर टेन थीटा की वैल्यू देखो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस r की वैल्यू बनी x/√3 और ये l। तो टेन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन थीटा की जगह अपन अब वैल्यू डाल दें तो टेन थीटा की जगह आ जाएगा x/√3l इक्वल्स टू हो गया √3kq² बाय x² mg। देखिए यहां तक अगर बन गई इक्वेशन तो आगे अब बस वही सॉल्व करना है जैसे पीछे किया था। इसको फर्दर अगर आप देखो तो क्या रिलेशन बन जाएंगे, x इधर वापस चला गया तो ये बन गया कितना, इधर ये वापस चला गया, ये बन गया x³ √3 इधर आ गया, बराबर हो जाएगा √3 3l के q² बाय mg। ये रिलेशन हमारा बन गया। अब अगर Q चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने से X चेंज होगा, और अगर ये X चेंज हो रहा है तो किस रेट से ये X चेंज हो रहा है वो dx/dt उसने a/√x दे दिया है। तो इस रिलेशन में अगर मैं देखूं तो चेंज क्या क्या हो रहा है, X चेंज हो रहा है मतलब बीच की दूरी चेंज हो रही है और चार्ज लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है तो हम इसको x³ बराबर लिख लेते हैं c², और c की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो पूरा पार्ट दिया हुआ है ये आपका हो गया कितना c। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, x³ बराबर c² को सॉल्व करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अब बस सॉल्व करना रह गया बेटा और कुछ नहीं है। ये हो गया 3x² dx/dt बराबर c 2q dq/dt। dq/dt हमको निकालना है और dx/dt क्वेश्चन ने दिया हुआ है कितना, a/√x। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 3x² a/√x बराबर c 2q dq/dt। q भी x के टर्म में एलिमिनेट कर दे, यहां से कितना आ जाएगा, यहां से देखोगे तो q बराबर आ जाएगा x³ c और इसका पूरे का रूट, तो x की पावर 3/2 √c। तो सब्स्टिट्यूट करते जाएं यहां पर फटाफट से, तो ये बनेगा 3a(x²) और x की पावर -1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, ठीक है, बराबर c × 2, और q की जगह क्या रख सकते हैं, q की जगह रख देते हैं x की पावर 3/2 बाय √c और dq/dt। अब dq/dt यहां से बस कैलकुलेट करना रह गया है। इसको भी इधर अपॉन में लाओगे तो x की पावर 3/2 अपॉन में जाएगा और ऊपर पावर जाएगी तो x की पावर -3/2 हो जाएगा, और यहां से ये कट करोगे तो ये बचेगा तुम्हारे पास √c। तो जरा एक बार में सॉल्व करते हैं इसको, कितना कितना आ जाएगा, तो ये देखें तो dq/dt कितना आ जाएगा, तो 3/2, 2 इधर ले आया, a x की पावर 2 -1/2 ये पड़ा हुआ था, और ये भी अपॉन में आके ऊपर जाएगा तो -3/2, ठीक। तो ये हो गया -2 और ये +2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर √c भी अपॉन में ले आता हूं, √c बराबर हो गया dq/dt, और dq/dt ही निकालना था, कितना आ जाएगा, हो गया भाई, हो गया। dq/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से सॉल्व करते हैं अगर आप, तो 3/2a/√c, और √c की वैल्यू हमें सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करनी है। c हमारा कांस्टेंट माना हुआ था हमने, c कितना था 3lk/mg, तो c की वैल्यू बस सीधे सीधे यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3/2a√3lk/mg
बाय mg, तो ऊपर चला गया रूट mg, तो फाइनल आंसर जो अपना बन गया तो बन गया 3/2a रूट ऑफ mg/3lk। तो ये रेट है जिस रेट से हम चार्ज जो है इसमें दे रहे होंगे अगर हमें ये सिचुएशन बनानी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसका जो एक सेकंड पार्ट है जिसमें हम जो भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है या जहां पर भी एनर्जी कंजर्व करके या पोटेंशियल का यूज करके किस तरह से क्वेश्चंस को करना है उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। इसका जो भी असाइनमेंट है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा, तो आप फ्री ऐप जो अपना ऐप पर फ्री बैच है उसको आप जो है ज्वाइन करके असाइनमेंट कर सकते हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप दोबारा ट्राई करें और जो भी चीजें आपको डाउट हो, क्वेश्चंस हो, आप उनको बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम लोग उसको भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। तब तक के लिए जय हिंद।